नमस्कार, एमपीजी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी एमपीजी की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 1 से लेकर के 25 तक के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाया था। तो आज की इस क्लास में मैं 25 से लेकर के 50 तक के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर वॉच कर ले। तो ये आज की एमपीजी की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। 1 से लेकर 25 तक मैंने करवा दिया था, तो अपन आ जाते हैं सीधा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 26 नंबर का, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन आपका माही, ताप्ती, नर्मदा, चंबल। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका नर्मदा। नर्मदा पर जो है आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, और यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई आपको बता दें कि 8 मीटर है। टोटल 8 मीटर इसकी ऊंचाई है सहस्त्रधारा जलप्रपात की। ठीक, और आपको बता दूं कि नर्मदा नदी पर और भी जलप्रपात हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका कपिलधारा जलप्रपात जो कि अमरकंटक में स्थित है, इसे आप नोट कर लें। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में स्थित है। मधाता जलप्रपात जो कि खंडवा में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि महेश्वर में, ये हमने आपको बताया। और जारवानी जलप्रपात गुजरात में। ठीक है, तो सभी जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन का कह रहा है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका लुधियाना, हिसार, नई दिल्ली, भोपाल। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो आपका भोपाल। आपका जो भारतीय मृदा संस्थान है ये आपका भोपाल में स्थित है। ठीक, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसकी स्थापना जो की गई थी 1988 में की गई थी। ठीक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना 1988 में की गई थी भोपाल में। ठीक, तो आते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका शुष्क मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, काली मिट्टी। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले इंडिया की बात कर लेता हूँ। तो इंडिया में मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक, वहीं पर अगर बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आपकी काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में आपका आ जाती है गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी ये 3 आ जाती हैं। ठीक, वहीं फिर आपकी सेकंड नंबर पर लाल पीली मिट्टी, थर्ड है आपकी मिश्रित मिट्टी, फोर्थ है आपकी जलोढ़ मिट्टी, और 5 है आपकी लेटराइट मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका शुष्क मृदा। मध्य प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं पाई जाती। ठीक, अभी हमने देखा लाल मिट्टी पाई जाती, लेटराइट पाई जाती, काली पाई जाती। तो राइट आंसर आपका शुष्क मृदा। शुष्क मृदा इज करेक्ट आंसर। आते हैं 29वां क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 34%, 2%, 3%, 11%। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। मध्य प्रदेश में कितने भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, मुझे इसका आंसर जो है मैंने 2-3 जगह पता किया। इसका राइट आंसर आपको 3% पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ जगह 7% भी पता चला है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने % में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका 3% तो पाई जाती है। मैंने गूगल पे, सामान्य ज्ञान पे कई जगह मैंने देखा, तो 3% मुझे पता चला है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि कितनी % पाई जाती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक, आते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे मृदा दी हुई है और उनका उपनाम दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो काली मृदा का उपनाम जो होता है ये रेंगुर मृदा होता है, तो ये सही है। ठीक, और इसका और भी नाम है, कनहर भी बोलते हैं, कपासी भी बोलते हैं। ठीक, वहीं पर अगर लाल पीली मृदा का जो उपनाम होता है ये होता है आपका डोरसा मृदा होता है, तो ये भी सही हुआ। और इसका अन्य नाम है चलसा मृदा। ठीक, वहीं पर जलोढ़ मिट्टी की बात करूँ तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है आपका दोमट मृदा, तो ये भी सही है। और वहीं पे लेटराइट मिट्टी की बात करूँ, उपनाम होता है लाल भूरी मृदा, और अन्य नाम है सफ़ेद मृदा। ठीक, तो ये भी सही है। तो यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो हमारे चारों जो मृदाओं के जो उपनाम है ये सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक, आते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन कह रहा है, चलसा और डोरसा किस मिट्टी के उपनाम है? अभी हमने देखा चलसा और डोरसा किस मिट्टी के उपनाम है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। चलसा और डोरसा किस मिट्टी का उपनाम है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लाल पीली मिट्टी का ही उपनाम है चलसा और डोरसा। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना था? ठीक, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका 28.12%, 4.85% और 39.85% और 34.
1.4%। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो ये बात हुई 2016-17 की। वहीं पे 2018-19 की कितना होगा, 18-19 का जो आपका विकास दर है कृषि का, तो ये आपका है ये 4.85%। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए 2018-19 का। ठीक है, ये जो डेटा दिया है वो 2016-17 का है। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के हिसाब से 34.14%। ठीक, आते हैं 33वां क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। इसे हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है वो गेहूँ है। गेहूँ क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो बारिश है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, जो कि गेहूँ के लिए काफ़ी अनुकूल है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है। और वहीं पे आपको बता दें कि यूपी जो है, यूपी गेहूँ उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है। ठीक, वहीं पे एमपी गेहूँ उत्पादन में, एक सेकेंड, वही एमपी जो है गेहूं उत्पादन में सेकंड स्थान रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यूपी हो गया, सेकंड एमपी हो गया। और एमपी का जो गेहूं का सर्वश्रेष्ठ आपकी जो किस्म है वो सरबती किस्म का गेहूं होता है। ठीक है, सरबती। और गेहूं का आपका जो वनस्पति की नेम है ये होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं 34वां क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो गेहूँ है ये होता है आपका सी, सरबती, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन की ओर। तो 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका मूंगफली, गेहूं, चना, धान। देखिए, नकदी फसलों को उन फसलों में सम्मिलित किया जाता है जिन्हें आमदनी के तौर पर सीधे किसानों द्वारा बेचा जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि निम्न में से कौन सी नकदी फसल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका ए जो है नकदी फसल है। मूंगफली आपकी नकदी फसल है, क्योंकि मूंगफली को सीधा किसानों द्वारा आमदनी के तौर पर बेचा जाता है। ठीक, तो मूंगफली जो करेक्ट आंसर। और आपका जो गेहूं है, चना है, धान है, इसे खुद के यूज़ के लिए भी किया जाता है और बेचने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका मूंगफली। आते हैं 36वां क्वेश्चन की ओर। तो 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, सीमांत कृषक क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि सीमांत कृषक वे होते हैं जिनकी अधिकतम जो खेत होता है वो 1 हेक्टेयर तक होता है। ठीक, और वहीं पर आपका बता दूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जो करेक्ट आंसर 41% है। ठीक, और प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले सीमांत किसानों की संख्या 41% है। तो सी जो करेक्ट आंसर। आते हैं 37वां क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। और अभी मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो होता है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो है मई माह में होता है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट कर लें। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो होता है वो जनवरी माह में होता है। और प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट कर लें। और न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान शिवपुरी है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। और प्रदेश का जो सर्वाधिक तापमान है ये मई माह में होता है, तो इसे आप लोग नोट कर लें। और प्रदेश का सर्वाधिक तापांतर जो है ये मार्च माह में होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो आते हैं अब 38वां क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो आपका सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर जो है ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 39वां क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है। तो ये हमने अभी बताया आपको कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर होता है ये मार्च माह में होता है। ठीक, तापांतर। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताया था आपका, प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो है मई माह में होता है, लेकिन यहाँ पे बात किया तापांतर की, तो ये आपका होता है मार्च में। तो सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 40वां क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो ए इज करेक्ट आंसर। शिवपुरी का जो है न्यूनतम तापमान रहता है। ठीक, शिवपुरी काफ़ी ठंडा स्थान है। ठीक, ठंडा स्थान। तो शिवपुरी जो करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान जो होता है शिवपुरी का रहता है। ठीक, तो ए इज करेक्ट आंसर, सॉरी सी बोल रहा हूँ, ए इज करेक्ट आंसर शिवपुरी।
आते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन कह रहा है मौसम क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट ऑप्शन है आपका वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में वर्षा का होना, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मौसम क्या है। तो मौसम की डेफिनेशन जो होती है वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन मौसम कहलाता है। तो इज ए करेक्ट आंसर। और आपकी एक चीज़ और नोट कर लें कि दिन में कई बार बदल सकता है, ठीक है। तो मौसम जो है दिन में कई बार बदल सकता है और ये एक छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो 41वें का एक आंसर। आते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे गोंड, भील, भेटिया, बैगा। तो आपने मध्य प्रदेश में गोंड सुना होगा, बेल सुना होगा, बैगा भी सुना होगा, लेकिन आपने कभी भेटिया नहीं सुना होगा, ठीक, सॉरी भोटिया आपने नहीं सुना होगा। तो सी इज ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। और आपको बता दें कि जो गोंड होते हैं ये आपको जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद में देखने को मिलेंगे, और भील जो होते हैं आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि झार, धाबू, अलीराजपुर में देखने को मिलेंगे, और बैगा जो है आपका बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में देखने को मिलेंगे, और भोटिया और भटिया जो है हिमाचल प्रदेश की पाई जाने वाली जनजाति है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोटिया। भोटिया इज करेक्ट आंसर। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। आते हैं 43वां क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना परसेंटेज है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना परसेंटेज है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे 21, 15, 31, 11। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो परसेंटेज है वो 21%, ठीक है। एससी का, सॉरी एसटी का 21% है, ठीक, अनुसूचित जनजाति। वहीं पर अगर आपकी बात करूँ एससी का, तो एससी का जो है 15.61% है। एससी का कितना है, 15.61% है एससी का एमपी में, ठीक है। वहीं पे 21% है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, ठीक। तो ए जे करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। अब आते हैं आपका 44वां क्वेश्चन की ओर। तो 44वां क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। प्रतिशत की दृष्टि से यहाँ पे पूछा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि अलीराजपुर में परसेंटेज की दर से सबसे अधिक जनजाति जो पाई जाती है एसटी कैटेगरी की, वो अलीराजपुर में पाई जाती है, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो जनसंख्या का परसेंटेज है अलीराजपुर में आपका 89.0%, ठीक। वहीं तो आप लोग नोट कर लीजिए कि अलीराजपुर में जो है 89% अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक। आते हैं 45वां क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन कह रहा है जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका ऊनी दरिया, प्लास्टिक दरिया, या फिर धागा दरिया, या फिर पूंजा दरिया। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि जोगट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। इसका राइट आंसर आपका पूंजा दरिया, डी इज ए करेक्ट आंसर। जो जोबट के भील होते हैं पूंजा दरिया प्रकार की जो दरी है बनाते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि अलीराजपुर की जोबट तहसील की भील जनजाति द्वारा पूंजा दरिया को बनाया जाता है, ठीक। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की मांग की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की मांग की है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। आते हैं पे 46वां क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन मुरैना, भिंड, रतलाम, आपका भोपाल। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि परसेंटेज की दृष्टि से सबसे न्यूनतम जनजाति वाला जो जिला है ये आपका है भिंड, बी इज करेक्ट आंसर। और भिंड के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक। भिंड में सबसे कम लिंग अनुपात है, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे पुरुष ज़्यादा पाए जाते हैं, महिलाएं कम पाई जाती हैं, ठीक है। तो भिंड इज करेक्ट आंसर। आते हैं 47वां क्वेश्चन की ओर। तो 47वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 15%, 20%, आपका 25%, 30%। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में सागौन का जो परसेंटेज है ये है आपका 20%। कुछ जगह आपको 21 देखने को मिलेगा, तो 21 भी सही है, ठीक, 21%। तो मध्य प्रदेश में कुल वनों में आपका जो सागौन के जो वृक्ष है 21% पाए जाते हैं, ठीक। तो आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए कि भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ये भी आप नोट कीजिए। और वनस्पति नेम है ये है आपका टेक्टोना ग्रेडिस, टेक्टोना ग्रेडिस, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ग्रेडिस, टेक्टोना ग्रेडिस, ठीक है। इसका वनस्पति नाम है सागौन का। तो आते हैं 48वां क्वेश्चन की ओर।
48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो अभी हमने देखा कि भारत के किस राज्य में, आपका मध्य प्रदेश में जो है सागौन का सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक, सागौन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो डी इज करेक्ट आंसर, चूंकि पेन टैप काम नहीं कर रहा। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्ष का जंगल कहाँ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जो जंगल है, ये आपका रातापानी बाघ अभ्यारण्य में पाया जाता है। डी इज ए करेक्ट आंसर। कहाँ पाया जाता है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य। रातापानी जो है एक अभ्यारण्य। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में सागौन का जो विस्तार है वो आपका होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में अधिक है। वहीं पर अगर आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बोरी घाटी यानी होशंगाबाद, हरदा और रातापानी अभ्यारण्य यानी कि रायसेन में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका डी इज करेक्ट आंसर। आते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संरक्षित वन किस वन वृत्त में अधिक पाए जाते हैं। संरक्षित वन किस वन वृत्त में अधिक पाए जाते हैं। खंडवा वन वृत्त, छतरपुर वन वृत्त, इंदौर वन वृत्त, होशंगाबाद वन वृत्त। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि संरक्षित वन किस वन वृत्त में अधिक पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो छतरपुर में है आपका संरक्षित वन वृत्त अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी है इसका करेक्ट आंसर, छतरपुर। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए कि यह जो मध्य प्रदेश में 33% पाए जाते हैं और संरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं और न्यूनतम संरक्षित वन जो है आपको खंडवा में पाए जाते हैं। ठीक, तो आपका सबसे अधिक हो जाएगा छतरपुर वन वृत्त और न्यूनतम हो जाएगा आपका खंडवा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही आपकी एमपीजी की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप लोग पढ़ते रहें, सीखते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।